एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी। एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी। ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हो तन्हाई भी। नमस्कार। साहित्य, कला एवं संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी से मैं रश्मि सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कस्तूरी मंच द्वारा संचालित होने वाली महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से हमारी एक श्रृंखला है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, फिल्में जो सहेजनी है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी आज की फिल्म है मौसम। 1975 की यह फिल्म है, गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। और इस फिल्म के साथ जुड़ी जो कुछ बातें हैं वो ये हैं कि ये एजे क्रोनिन के उपन्यास द जुडास ट्री पर आधारित है। और इस फिल्म से शर्मिला टैगोर को बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। और गुलजार को बतौर निर्देशक के रूप में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी, डॉक्टर आनंद पांडे जी, कवि आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। मैं कस्तूरी मंच की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच हैं आनंद पांडे जी। आपकी उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है। छात्र और युवा राजनीति में आप सक्रिय रह चुके हैं। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुरुषोत्तम अग्रवाल संचयिता का ओमथानवी के साथ आपने सह संपादन किया है। छात्र राजनीति पर लिंगदोह समिति की सिफारिशें और छात्र राजनीति का भविष्य नामक पुस्तिका प्रकाशित है। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपके वक्तव्य के लिए आनंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरू करूं सर? जी जी सर, बोलिए बोलिए आनंद जी, बोलिए। आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनुराधा गुप्ता जी, रश्मि जी और कस्तूरी के दर्शकों, कस्तूरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस फिल्म पर बात करने का मौका दिया। फिल्मों पर फिल्में देखने का शौक रहा है और कभी कभी ऐसे कहने पर, ऑर्डर फरमाइश पर कुछ फिल्मों पे लिखता भी रहा हूँ। फिल्मों की तकनीकी जानकारी जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है उसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन फिल्मों को एक टेक्स्ट की तरह देखना और उनके जो निहितार्थ है उनको समझने की कोशिश करना मुझे पसंद है। ये फिल्म कभी बहुत पहले देखी थी, फिर जब कार्यक्रम बना तो फिर मैंने दोबारा देखी। और ये एक ऐसी फिल्म है जो जिसका जो गाना है वो तो कभी शायद ही हो जो कहीं ना कहीं बज ही रहा होता है। दिल ढूंढता है फिर वो फुर्सत के दिन रात। तो ये जो फिल्म है जो मुझे समझ में आई देखने के बाद, वो ये है एक नायक केंद्रित फिल्म है और सारी चीज़ों को इसी एक नायक के चरित्र का विकास करने के क्रम में रखा गया है। और इस तरह की एक जो फिल्में हैं शायद अब उसमें इतना नायकत्व भरने में थोड़ा आदर्शवादी लगेगा, अनरियलिस्टिक लगेगा अगर ऐसी फिल्में बने तो दोबारा, जहाँ पे एक हीरो है जो किसी का एक उद्धार करना चाह रहा है या गिल्ट से भरा हुआ है। तो इस फिल्म में जो सबसे रोचक बात मुझे लगी वो ये कि ये फिल्म स्मृति से लदी हुई फिल्म है। पूरी फिल्म जो प्रमुख पात्र हैं वो स्मृतियों से लदे हुए हैं। जो गिल साहब हैं, जो मुख्य नायक हैं संजीव कुमार जी, और शर्मिला टैगोर, ये दोनों स्मृतियों से लदे हुए हैं। इनका पूरे फिल्म में ज्यादातर समय इनका अपनी अतीत में उलझे रहने में व्यतीत होता है। और पूरी फिल्म की टेक्निक भी जो है वो जो फ्लैशबैक के माध्यम से वो अतीत में जाना, फिर थोड़ी देर के लिए वापस आना और फिर अतीत में जाना, इस तरह से ये फिल्म की जो टेक्निक भी है, जो क्राफ्ट भी है, वो
वो अतीत और वर्तमान के बीच में झूलता रहता है। और एक बेहतर टेक्निक से, कौशल के साथ उन्होंने, जो फ़िल्म के संपादक हैं और डायरेक्टर हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत कुशलता के साथ इन दोनों कालों में जो आवाजाही है, जो आना जाना है, उसको सुनिश्चित किया है। स्मृतियों की जो जो बात मैं कर रहा हूँ, तो हम सब इसका जो गाना है वो शायद ही जो कोई सुनता हो और उसको नॉस्टैल्जिया ना होता हो। कभी मैं जब ध्यान से देखा तो इस फ़िल्म में जो नायक है वो तो अपने अतीत को खोजने जा रहा है। अपने अतीत का पुनरान्वेषण करने जा रहा है। वो उस जगह से जहाँ उसकी एक एक ज़िंदगी 25 साल पहले जहाँ से दूसरे ट्रैक पर चली गई थी, उसी ज़िंदगी को फिर से पाने जा रहा है वो। उसके पीछे उसका गिल्ट भी है, अपराध बोध भी है और अपने मौजूदा जीवन की एक तरह की अपूर्णता भी है। और उसी के लिए वो पीछे जाना चाहता है और ढूँढना चाहता है और उन पात्रों को, उन लोगों को पाना चाहता है, जो उसके जीवन में कभी थोड़े से पल के लिए थे। तो ये जो अपने अतीत का पुनरान्वेषण करना चाहता है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब अतीत हम ढूँढने जाएँगे तो अतीत हमें वैसा मिलेगा नहीं। 25 साल बाद का समय, वो शहर बदला, वो जो लोग थे वो नहीं मिले, तो इस चीज़ का बखान है। तो वो चाय की दुकान पर जब बैठता है तो उसे बातचीत में जो पात्र है वो तो कहता है, अरे साहब वो सब तो अब सपनों वाली बातें हैं। तो अतीत क्या स्वप्न भी हो सकता है? अतीत क्या स्वप्न की तरह से पूर्ण हो सकता है? ये बात मैं सोचता रहा तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर आप अतीत की या स्मृति की को अगर आप ढूँढने चलते हैं, तो वैसे ही है जैसे आप एक स्वप्न को ढूँढ रहे हो, जो एक ड्रीम को, एक भविष्य का कोई एक की कल्पना हो। क्योंकि स्वप्न, इतिहास भी थोड़े दिनों बाद एक कल्पना की गिरफ्त में चला जाता है। आपको वैसा मिलने वाला नहीं है, सब कुछ बदल गया, यथार्थ बदल गया है। तो अब आपके लिए जो जो आपकी जो स्मृति है, वो अतीत को वैसा पाना चाहती है, लेकिन अतीत जा चुका है, वो सब कुछ जा चुका है। तो एक तरह का मुझे लगा कि एक स्वप्न है, उसको भी वो ढूंढ रहे हैं, वो तलाश रहे हैं। और अतीत और जो वर्तमान अतीत है और जो स्वप्न है, जो भविष्य है का जो स्वप्न है, वो मिलजुल गया, बराबर हो गया। तो एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि पूरी फिल्म जो है वो क्यों एक व्यक्ति के केंद्र में रखे हुए है। क्या वो एक शहरी उच्च मध्य सफल व्यक्ति का अपना गिल्ट है, नैतिकता का बोध है, या क्या है? क्या वो एक नायक जो है वो एक हीरो है जो उसको खड़ा किया जा रहा है, या वास्तव में उसको प्रेम था? क्या वास्तव में अपने प्रेम को ढूंढने जा रहा है? तो जब वो गाना शुरू होता है और गाड़ी तेजी से दौड़ते हुए दार्जिलिंग की तरफ जाती है, एक तरफ गाना धीमी गति से बज रहा है और गाड़ी तेजी से चल रही है, तो एक तरह से इनका अतीत में भागना है, एक तरह से अतीत की तरफ दौड़ना है और उसको चेज करना है, उसको एक उसकी एक तलाश है। लेकिन जो गाना है, वो गाना बेसिकली इस थीम पर मुझे लगता है कि सूट नहीं करता है। गाना वो एक सामान्य नॉस्टैल्जिया की तरह है, जो हम सब लोग महसूस करते हैं, जो गाँव से या बचपन के दिनों में जो खाली जो समय होता था, जो फुर्सत के दिन थे, गाँव में, घर में, शहर में, छोटे आंगन में समय होता था, उसको कोई भी महसूस कर सकता है। वो कोई संजीव कुमार का ही सिर्फ अपना वो दिन नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उसको महसूस करता है। हम सब महसूस करते हैं, एक रोमांटिक एक चीज है जो हम सब महसूस करते हैं कि गांव में होते थे, कितना फुर्सत का दिन था, टाइम होते थे, सबके रिश्ते अच्छे थे, ये सब चीजें थी। तो गाना बेसिकली वो एक एपिक की तरह से सबके ऊपर लागू होता है, उसमें एक बड़ी अभिव्यक्ति है। लेकिन जो संजीव कुमार है वो क्या ढूंढने जा रहे हैं? तो लगता है कि गाना जो है वो जिस मूड में लिखा गया है, जिस भाव को व्यक्त कर रहा है, और जो संजीव कुमार के भीतर जो चीज है वो ढूंढ रहे, उसमें कहीं भी वो नहीं ढूंढ रहे हैं कि वो
खोया हुआ कोई व्यक्तित्व है, कोई खोया हुआ प्रेम है, वो ढूंढना चाहते हैं। वो एक भाव देता है जिसमें से एक सामान्य नॉस्टैल्जिया हम सब में है। तो मुझे थोड़ा एक गैप सा लगा गाना और जो संजीव कुमार का जो जिस तलाश में जा रहे हैं। दूसरी चीज की जो ये जो जो दार्जिलिंग का जो चित्रण है, वो बिल्कुल ही लगता ही नहीं कि इसमें दार्जिलिंग है कहीं, बल्कि उससे बाद में आई फिल्म बर्फी थी। बर्फी भी दार्जिलिंग पर बनी हुई है, और बर्फी पूरी तरह से दार्जिलिंग को कैप्चर करती है। उसकी लोकल ट्रेन, लोकल जिंदगी, सब कुछ है वहां पे। ये बिल्कुल उन्होंने बचाया है, जहां पे कि बोल चाल, यहाँ तक कि कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी, मुंबईया शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है बजाय इसके। तो जो दार्जिलिंग की जो अपनी भाषा है, संस्कृति है, उससे एकदम कट है। और एक चीज जो फिल्मों में पात्र हैं वो बहुत ही मासूम हैं। हम सब लोगों को लगता है कि जो पहाड़ में या दूर दराज के लोग महानगरों से दूर हैं, वो बहुत मासूम लोग हैं और बहुत भोले लोग हैं। निश्चित तौर पर ऐसे निश्चल और अच्छे भले लोग गांव में होते हैं, जो लोगों को बड़े जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और जो लोगों के साथ उनका एक तादाद में बन जाता है। लेकिन फिल्म में लगता है कि एक बहुत रूमानीपना बहुत है, क्योंकि पहली बार में ही अचानक ऐसे नाटकीय ढंग से एक जवान लड़की और एक जवान लड़के शायद नहीं मिलते हैं, या इतने जल्दी भरोसा नहीं कर लेते हैं कि उसी दिन मिले और अपने घर ले गए और उनको जो है फिर उसके बाद उसके जहाँ पे वो रुका हुआ उसके घर आ जाती है वो, और दूध गर्म करके दूध जो गर्म है वो पिलाती है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक रोमानीपन बहुत है, बहुत ज्यादा रोमानीपन है। और मुझे लगता है कि वो एक आदर्श और रोमानीपना जो है, उसने इस रोमांस की जो ट्रेजेडी है उसको और हल्का किया है। अगर ये जो 25 छोड़े और चले गए, और दार्जिलिंग कलकत्ता दोनों, जाहिर बात है कि बहुत गैप है, दोनों एक ही राज्य के लगभग दो ध्रुव हैं। तो दार्जिलिंग से ना उस डॉक्टर की कोई चिट्ठी है, ना पत्री है, ना कोई पता है, ना ठिकाना है, जबकि वो खुद उसके साथ शादी करके जाना चाहता है। तो मुझे ये बात थोड़ी लगी कि ये जो रुमानीपना है उसकी वजह से ही ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पात्रों के मिलने का कोई संघर्ष नहीं दिखाया है, कि 25 साल तक कहीं किसी का कोई दोनों पक्ष अनुपस्थित हैं। 25 साल में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। थोड़ी देर तक फिल्म जो है वो एक युवक और युवती का, एक परिवार का मिलना जुलना दिखाती है, और उसके बाद वो 25 साल तक की चीजों को सिर्फ भूल जाती है। उनके ना कोई किसी को याद करता है, बल्कि वो कहा गया, अलग ढंग से कहा गया है, लेकिन 25 साल गायब है। वापस जब आते हैं वो, तो फिर वहीं से बात शुरू होती है कि हमने कैसे, कहाँ पे भेंट हुई थी, कहाँ पे मुलाकात हुई थी। ये जो बात लगी मुझे कि अगर थोड़ा यथार्थपरक अगर होता, थोड़ा यथार्थ का पुट भी अगर होता, तो निश्चित तौर पर उन पात्रों के मिलने का जो एक संघर्ष है वो होता, शायद मिल भी पाते। क्योंकि बहुत पहले की कोई ऐसे मतलब दो असंभव है, यात्रा असंभव है या आना जाना संभव। 1975 में चाहे हर तरीके से आवागमन, संचार के साधन, ट्रेन से आना जाना, ये सब कुछ भी संभव था। किसी को ढूंढना हो तो ढूंढ भी सकता है व्यक्ति। तो एक चीज जो ये मुझे खटकी, पर फिल्म है, जाहिर सी बात है कि इसको डे टू डे लाइफ के तर्क से नहीं जज करना चाहिए, और वो इस तरह से कोर्ट की बहस की तरह से भी इसके साथ पेश नहीं आना चाहिए। तो एक फिल्म जो है वो एक रूमानी भाव से भरी हुई है। लोग जरूरत से ज्यादा लोगों को भावुक और मासूम समझती है, और जरूरत से ज्यादा लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उनको हेल्पलेस समझती है। और किसी लड़की में पागल हो जाने से पहले कोई छटपटाहट नहीं है, कोई मिलने का कोशिश नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये भी एक रूमानीपना की वजह से ही है कि एक लड़की पागल होने की स्थिति में चली गई है, पागल हो जाती है एक औरत, लेकिन वो मिलने की कोशिश नहीं करती, प्रयास नहीं करती उसको ढूंढने का, पाने का,
किसी भी तरह से कलकत्ता जाने का, अगर ये भी थोड़ा संघर्ष होता तो शायद वो रूमानीपना कम होता। लेकिन उस जमाने की फिल्मों में और जो एक नाजुक एक आदर्श की स्थिति है और रोमानीपना की स्थिति है, और उसमें भावों को उकसाना उनका मकसद है। बहुत ज्यादा जो यथार्थ की भूमि पर बनी हुई फिल्में हैं वो अलग हैं, ये अलग ही इसका मिजाज है। एक और चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि जो महिलाएं क्या चाहती हैं, स्त्रियां क्या चाहती हैं, ये पुरुष जो है वो ढूंढ रहा है। गुलजार साहब की फिल्मों के बारे में लोगों ने देखा, कमेंट किया है कि शायद वो एक पुराने ढंग के व्यक्ति हैं जो स्त्रियों की बजाय वो पुरुषों का नजरिया ज्यादा रखते हैं जब वो स्त्री पात्रों को रचते हैं तब भी। तो इस फिल्म में भी जो कजरी है वो एक तरह से यही 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 कहना चाह रही है उसके माध्यम से कि भाई स्त्री क्या चाहती है। स्त्री एक घर चाहती है, एक परिवार चाहती है, और वो सबसे ज्यादा एक 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 माँ बनना चाहती है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक रहस्य खोजने की कोशिश की उन्होंने, कि स्त्रियों के मानस को जानने की कोशिश की हो कि कजरी के माध्यम से, कि भाई वो कहती है कि मैं समझती थी कि मेरी जो औरत स्त्रीत्व है, जो यानी मेरे भीतर जो एक औरत थी वो मर गई थी और इतनी दिनों तक, पर लगता है वो जिंदा हो उठी और वो वही मरी नहीं है। मैं एक मुकम्मल औरत होना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो ये जो चीज है ये भी शायद मुझे लगता है कि वो कजरी की बजाय गुलजार साहब का अपना नजरिया है कि वो उसको एक तरह से जानना चाह रहे हैं कि भाई स्त्री क्या चाहती है, उसके जीवन की सार्थकता क्या है। अब ये मालूम नहीं है कि वास्तव में स्त्री क्या चाहती है। और जिस तरह से फिल्मों में, इस फिल्म में जो एक बात और कही गई कि जो उससे मुक्ति का जो सवाल है, और उसमें जो हीरो का आहंग है वो थोड़ा बहुत केंद्र में है, बहुत सेल्फ सेंट्रिक टाइप का हीरो है, और वो उसका ज्यादा कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। उसको जरा सा भी किसी उस जो वैश्यालय है, वैश्यालय से कोई ऐतराज नहीं है उसको, बल्कि उसको उसमें अपनी फंसी हुई जो प्रेमिका की पुत्री है उसको बचाना है उसको। तो उसने ऐसा नहीं कुछ कहा, प्रयास किया कि भाई कोई व्यक्ति का कोई सामाजिक दायित्व तो भी है कि भाई ठीक है कि मैं इतना समृद्ध व्यक्ति हूँ, और बार बार वो पैसे की बात करता है कि मैं चाहे जितना पैसा ले लो, मैं तुम्हें क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो ये एक मुझे लगता है कि ये भी एक सीमा है जो उस पात्र की है, कि क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग चुका है, वो करियर के पीछे भाग चुका है। और एक छोटा सा कारण बताता है वो कि किसी ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशन के करते समय एक मरीज की मृत्यु हुई थी, इसी वजह से 3 साल की जेल हो गई थी, और उस झेप में वो नहीं मिल पाया, इससे चंदा से नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि जो थोड़ा अगर उसके मानस को और थोड़ा खोदा जाए तो मुझे लगता है कि जैसे आमतौर पर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि छोटे छोटे जो कोमल वचन हमारे जीवन में होते हैं, जो संबंध होते हैं, और जो कई दूसरे लोगों की जो उम्मीदें हमारे साथ होती हैं, उनमें से ज़्यादातर उम्मीदें को लोग तोड़ देते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए, जीवन में कामयाबी के लिए, ऊंचाई हासिल करने के लिए बहुत छोटी छोटी नाजुक चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो इसमें भी ये फिल्म में बड़ी बारीकी से मुझे लगा कि ये बात कहना वो चाहते हैं कि जिन चीज़ों को हम अहमियत नहीं देते हैं, जिन चीज़ों को हम बेकार मान करके छोड़ देते हैं, या जिनको हम नोटिस में ज़्यादा नहीं लेते हैं, जिनके लिए रुकते नहीं हैं हम, वो सारी चीज़ें जाने के बाद, उम्र के पड़ाव के बाद, जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपको हांट करती हैं, उसके बाद आपका पीछा करती हैं, और फिर आप मजबूर हो जाते हैं उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए उन चीज़ों को का पीछा करने के लिए जो बहुत मामूली थी, जो बहुत नाजुक थी, वो बहुत कोमल थी, जो आपको रोक नहीं सकती थी लेकिन आपको द्रवित कर सकती हैं, जो आपको एक अधूरेपन के एहसास से भर सकती हैं। तो ये कुछ बातें मुझे समझ में आई। बाकी सुनने के लिए सुनूंगा मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कहा कि मौसम स्मृति से लदी फिल्म है, नॉस्टैल्जिया, अतीत के प्रति मोह इस फिल्म की विशेषता है। और आपने एक तरफ इशारा किया कि गीत और संजीव कुमार के चरित्र के बीच में एक गैप है, जो दिल ढूंढता है, फिर वही गीत का जिक्र आपने किया। और आपने कहा कि फिल्म में रूमानी संवेदना अत्यधिक है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि स्त्री क्या चाहती है। और आपने कहा कि शायद ये गुलजार की निर्देशकीय सीमा है कि वो स्त्री पात्र रचते हैं, स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन क्या वो पुरुष सत्ता की निर्मितियों की वकालत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल रखा है ना कि स्त्री क्या चाहती है, मुझे गुलजार साहब की ये कविता याद आ रही है, और मैं लालच रोक नहीं पा रही हूँ उस कविता को पढ़ने का। उसको पढ़ करके और आपको धन्यवाद देकर के मैं आगे बढ़ूंगी। ये आस्था फिल्म में ये कविता गीत की शक्ल में है कि मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं इस जमी पर भटकती रही हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कट कर जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो जमी के लिए भटकती रही, जमी में घर के निशान ढूंढती रही बरसों। तुम्हारी जिस्म में अब रूह में भटकती हूँ मैं, लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले। तो गुलजार की निर्मिति में जो बंगाली जो रुमानियत है वो उसका असर है। और गुलजार ने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है कि औरत संग साथ चाहती है, औरत विरोध में नहीं खड़े होना चाहती, औरत साथ चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सार्थक वक्तव्य के लिए आनंद पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी। कानपुर उत्तर प्रदेश से आपने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदी कथा आलोचना आपकी रुचि एवं विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप हिंदी विभाग कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बहुत आदर बहुत सम्मान के साथ मैं आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत अनुराधा गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, आपका संचालन बेहद शानदार है। आनंद जी का बहुत अच्छा वक्तव्य अभी मैंने सुना, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कस्तूरी टीम को कि वो एक बहुत अच्छी श्रृंखला चला रहे हैं। मैंने आपके पुराने जो पूरी श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं उनको भी मैं देखती चली हूँ, विस्तार में बाद में देखेंगे। और काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने आपके मुझे जानकारी हुई है, आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी आनंद जी ने भी कहा कि वो फिल्म पहले भी उन्होंने देखी थी, ऐसे ही मैंने भी बहुत पहले ये फिल्म कभी देखी थी, तो मुझे बहुत इसे कुछ दृश्य ज़हन में कहाँ-कहाँ वो कहीं रह गए। ख़ासकर वो शर्मिला के दृश्य मुझे याद आते हैं कि एक वो है जब वो एक वेश्या के रूप में दिखाई जाती है, और एक वो शर्मिला है जब वो गाँव में चंदा के रूप में है। संजीव कुमार तो मतलब जैसा जो एक चरित्र जो निभाने वाला जो एक कलाकार है, मुझे लगता है कि बहुत विरले ऐसे कलाकार होते हैं जो चरित्र को इतनी गहराई से आत्मसात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि संजीव कुमार ने, हाँ, शर्मिला तो एक कॉम्बिनेशन तो शानदार है ही है। इसको देखते हुए मैंने आज ही ये फ़िल्म सुबह फिर देखी। आज बड़ा, हालाँकि मैं अभी बिल्कुल सीधा कॉलेज से आ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रिसर्च करके इस पर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ कि और ना मैं कोई फ़िल्म विशेषज्ञ हूँ, ना समीक्षक हूँ। लेकिन साहित्य और सिनेमा 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। उसका कारण ये है कि जो संवेदना है वो इतनी बारीकी से ये दोनों फ़ॉर्म इसको पकड़ते हैं, और उनको आप तक कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको कैसे आप कम्युनिकेट करने के साथ उन संवेदनाओं से कैसे आपसे जुड़ते हैं। ये एक बड़ी पावर है, और सिनेमा के साथ सबसे बड़ी मुझे लगता है कि शक्ति ऐसे मिल जाती है क्योंकि ये जैसे हम कह सकते हैं कि ये दृश्य और श्रव्य, जिसको आप काव्य की श्रेणी में नाटकों को लाते हैं, और इसके साथ एक ख़ासियत ये है कि ये कला का बड़ा उत्कृष्ट फ़ॉर्म इस रूप में भी हो जाता है क्योंकि इसके साथ तकनीकी जुड़ जाती है। तो जैसे आज अब देखिए कि ये 75 में अगर ये फ़िल्म आई थी, तो हम तकरीबन कितने सालों बाद इस पर बात कर रहे हैं, लगभग
47 ईयर्स आई थिंक, है ना, ऑलमोस्ट। अब 47 वर्षों के बाद, यानी कि लगभग 50 साल जब होने जा रहे हैं, तो इस फ़िल्म की आज ये कैसे प्रासंगिक है? मतलब इसके हम किसी भी साहित्यिक या सिनेमा या किसी भी चीज़ को हम कैसे परखते हैं या कैसे उससे जुड़ते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी प्रासंगिकता हो जाती है, कि अगर वो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है, तो वो फिर वो आज की हो या प्राचीन हो, वो हमारे लिए बेकार है, वो व्यर्थ है। हम उसमें ना एक पल भी अपना मतलब ज़ाया करना नहीं चाहेंगे। ये फ़िल्म बेहतरीन तरीके से संवेदनाओं को उभारती है। मतलब एक ऐसा ड्रामा जो ड्रामा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ड्रामा की सबसे बड़ी जो ख़ासियत होती है कि ड्रामा नहीं लगना चाहिए। तो ये वो ड्रामा है कि कहीं से भी आपको नाटकीयता का कहीं ये एहसास नहीं होगा कि ये नाटक है, और वो जीवन से जुड़ता हुआ किस तरीके से वो आपको प्रभावित करता है, ये देखना है। तो जो अभी आनंद जी ने कहा कि देखिए ये फ्लैशबैक में चलती है कहानी, हालाँकि ये बहुत ईज़ी एस्केप है, एक बहुत ईज़ी एक्सक्यूज़ है, जो संजीव कुमार के साथ यहाँ लाया जाता है, इस नायक के साथ जो अमरनाथ हैं, और बहुत रिच डॉक्टर हैं, जो अभी सर ने कहा कि वो पैसा का हर समय जो दिखाते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हैं कि जितनी भी राशि भर दीजिए। लेकिन उसके पीछे का जो फ़ोर्स है, वो नैतिकता और जो उनका अपराध बोध है कि उनके कारण एक मासूम सी लड़की जो उनका उस लड़की का उसके प्रति तो बहुत प्रेम था ही, और वो उनका तात्कालिक प्रेम रहा होगा, जो जाने के साथ वो अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो गए, और बाकी चीज़ें, और एक बचाव के लिए एक चीज़ दे दी गई कि उन्होंने कोई सर्जरी किया, और जहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई और उनको 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये ईज़ी एस्केप ही है। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत गहरा जुड़ाव होता, तो वो ज़रूर प्रयास करते, और 25 वर्ष का इतना लंबा अंतराल नहीं होता। वो जो दिल ढूँढता है फुर्सत के रात-दिन, वो फुर्सत के दिन-रात बिताने वापस उस गाँव में जाते हैं, जहाँ एक जिज्ञासावश वो अपने पुराने प्रेम को ढूँढने की तलाश में निकलते हैं। लेकिन ये उनके लिए फिर वो चूँकि वो पात्र बेसिकली वो किसी खलनायक की भूमिका में या किसी ऐसे चरित्र की भूमिका में नहीं है कि वो इतना कठोर हो जाए कि जो हुआ या जाने दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है। ये अलग बात है कि उम्र के ढलते पड़ाव में आकर अब उसको ये फ़र्क पड़ रहा है कि जब वो उसने शादी नहीं की, और जिसमें वो कहता है कि शादी क्यों नहीं की? इसका कोई कारण नहीं दिखता है कि उसने शादी क्यों नहीं की दूसरी। दूसरी का मतलब पहली ही शादी, वहाँ तो कोई शादी उसने की भी नहीं थी। तो शादी क्यों नहीं की, अगर वो वहाँ पर एक वायदा कर आया था। लेकिन वो अपने प्रोफ़ेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, अर्निंग में, अपने करियर ग्रोथ में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि शायद वो इस तरफ मुड़कर नहीं देखता। तो एक चरित्र के जो हीरो का जो नायकत्व है, उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए ये तो पूरा एक मतलब कह सकते हैं कि बचाया गया है, ताना-बाना तो बुना गया है। और फिर बाद में इसीलिए मैंने कहा कि वो खलनायक भी नहीं है। बाद में जब वो आता है, तो वो जब एक जिज्ञासा में निकलता है, तो फिर जब सारी चीज़ें और वो बढ़ती जाती है कि अब यहाँ शायद मिले, वो यहाँ शायद मिले, और मनाता है कि वो मरी ना हो, अभी भी चंदा जीवित हो। और फिर उसकी मुलाकात जिस तरीके से अपनी बेटी से होती है, जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि वो जो वेश्यालय है, वो कोई उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता या इतना कोई ज़िम्मेदार नागरिक तो वो नहीं है। उसका एक ही फ़ोर्स उसको ड्राइव कर रही है कि जो अपना गिल्ट, उसका बहुत गहरा गिल्ट है, अपराध बोध है। उसको लगता है कि मेरे कारण एक लड़की जो पागल हो गई, उसके पिता की अकाल मृत्यु हो गई, और जो उसकी बच्ची थी, अब वो आज ये वेश्यालय में है। तो पैसा तो है ही है उसके पास, तो वो कैसे उसको वहाँ से निकाल सके। तो कितनी राशि, उसने कहा जो राशि तुमने सुनी ना हो वो तुम इसमें भर लो, क्योंकि उसके पास पैसा है और वो अपनी लड़की के लिए दे सकता है। उसको एक अच्छा जीवन दे सकता है, चूँकि उसके पास और कोई बहुत ज़िम्मेदारियाँ दूसरी नहीं है, दूसरा घर-परिवार ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ भी उसमें बचाना, उसके लिए शेष रखना है।
अब हम आते हैं शर्मिला टैगोर के कैरेक्टर में कि कजली का कैरेक्टर बहुत शानदार है। मतलब मुझे लगता है कि अभी जिस ओर इशारा था आनंद जी का कि ये नायक प्रधान फ़िल्म है, मुझे लगता है कि नायक प्रधान फ़िल्म नहीं कहेंगे इसको, बैलेंस है। जो जिसका ये चरित्र प्रधान फ़िल्म है, जिसका जैसा पात्र था उसने अपने चरित्र को उसी फ़ॉर्म में उसको पूरी तरीके से जिया है। और बाकी जो भरोसे की बात है, तो गाँव हो या शहर हो, हालाँकि ये एक तो माना जाता रहा है कि पहाड़ के लोग, गाँव के लोग सहज भरोसा करते हैं। तो वहाँ भी वैद्य ने तो भरोसा किया कि विद्यार्थी है, चूँकि ये उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं कि विद्यार्थी है, हम इससे पैसा नहीं लेंगे, बाहर से आया है। बेटी चली जाती है, तो ये उम्र का एक तकाज़ा है कि दोनों में प्रेम हो जाता है, उनके घर आना-जाना रहता है, तो इस तरीके से वो एक-दूसरे से में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रेम और भरोसा एक मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हैं कि ये नाटकीयता नहीं है, ये ओवरडोज़ तो मुझे नहीं लगता है, ये बड़ी सहज चीज़ है कि भरोसा हुआ और हम आज भी देखते हैं, ये पहले भी देखते थे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि गाँव का व्यक्ति क्या इतना भोला मासूम हो सकता है कि हालाँकि उसके पिता को इतनी दूर तक जानकारी नहीं है कि इन दोनों के उसकी बेटी और इस जो अमरनाथ है इनके बीच के क्या रिश्ते हैं। उसको बस ये लगता है कि अमरनाथ उसकी बेटी को पसंद करता है और उसके पास एक रिश्ता लेकर आया है, तो वो कह देता है कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा तुम डॉक्टर बनकर आओ या आओ और बाकायदा विवाह करके मेरी बेटी को ले जाओ। तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ असहजता नहीं है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। और जो कजरी में जो आप देखिए कि उसको नहीं पता कि बायोलॉजिकल वो उसका फादर है, कि जो वो कहती है कि मतलब स्त्री को इतनी इतनी सहजता से और स्त्री को इतना मतलब उसके भीतर से कुछ समझने का जो प्रयास इस फ़िल्म में किया गया है मुझे ये मतलब बहुत कहीं से भी ये नहीं लगा कि अगर कोई स्त्री इस फ़िल्म को लिख रही होती या बना रही होती, तो वो क्या दिखाती। बल्कि अगर इसके कुछ विपरीत होता तो शायद कुछ अलग होता। मैं अभी चंदा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कजरी की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि चंदा ये प्रयास करती कि वो कलकत्ता जाती। ये कहा जा सकता है कि क्या चाहते समय उसने उसके घर का पता भी नहीं लिया या कोई उसने ऐसा नहीं रखा कि कल को अगर तुम चले जाओ तो तुम्हें ढूँढते हुए मैं कलकत्ता कम से कम तुम्हें ढूँढा तो जा सके, तुम्हारा अता-पता क्या है? तो वो उसने अपने पास नहीं रखा और वो पूरा लेकिन उसका संघर्ष वहाँ तक रहा, वो बराबर भटकती रही, ढूँढती रही कि उसको शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। वो उसकी सीमा है कि वो कलकत्ता नहीं जा सकती और वो जो भौगोलिक दूरियाँ तो इतनी हैं ही हैं और वो सारी चीज़ें हैं। कजली के फ़ॉर्म में मुझे लगता है कि एक औरत वो बार-बार जो कहती है कि मुझे मेरे भीतर एक औरत अभी ज़िंदा है। मैं अधूरी औरत होकर नहीं रह जाना चाहती, मुझे पूरी औरत बनना है। ये देखिए अगर कोई ड्रामा जैसा कोई ड्रामा बन रहा होता, तो यहाँ पर वो जैसे कि फ़िल्मों में कई फ़िल्मों में दिखाई जाती है नाटकीयता कि जो वर्ष जिन्होंने कभी शक्ल भी नहीं देखी है या कोई बहुत पुराना खोया हुआ बचपन में बिछड़ गया बच्चा अगर अपनी माँ या किसी से भाई से मिलता है, तो दूर से ही उसको वाइब्स आ जाती है कि भई ये मेरा फादर है, ये मेरी मदर है या ये मेरा बिछड़ा हुआ कोई साथी वो है, मतलब माता-पिता या कोई जिससे रक्त संबंध हो सकता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको एक पुरुष की तरीके से देखती है और उसको उसको लगता है कि ये उस तरीके का पुरुष हो सकता है जो एक जिसके भीतर ये उम्र ढल रही है और एक आशिक के तौर पर ये अपनी प्रेम को, इश्क को ढूँढ रहा है। वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गई कि तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए फिर तुम्हारे लिए मैं नहीं वो चंपा जो मेरी सहेली है वो होती तो ज़्यादा बेहतर होता। और उसको वो जो बड़ी और आप देखिए कि इस फ़िल्म में वो जो एक एक बड़ा बड़ा अच्छा एक संवाद है, वो डायलॉग आप याद आता है, वो कहती है कि कहती है कि एक कहानी सुनिए सुनाती है कि छोटा-सा कहती है कि चमड़े की गली में या चमड़े के बीच में जो गंध में रहता है, अगर इत्र की गली से वो गुज़रेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। यानी कि उसके साथ जिस तरीके का मतलब कि उसकी माँ पागल है, पिता ने धोखा दिया हुआ है, वो कहती है कि मुझे वो आज मिल जाए, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं उसके साथ कैसे पेश आऊँगी? यानी कि जो उसके अंदर का मतलब उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है एक ऐसे व्यक्ति के कारण, जिसको उसने कभी देखा नहीं मिले जो वो जिसके लिए वो लड़की ज़िम्मेदार कम से कम तो नहीं है, जो जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ।
और जिसकी वजह से उसको ये जीवन मिला कि माँ पागल हो गई, जिसके साथ शादी कर दी गई। उसका चाचा है उसके साथ जो उसका बलात्कार करता है और उसको जाकर किसी वेश्यालय में उसको बेच देता है। तो उससे आप देखिए कि एक अच्छी भली लड़की जो ये चेंज है, उसको कितना समय लगा, वो कहती है कि मुझे बहुत वक़्त लगा उस जीवन को स्वीकार करने में, वो अंधेरी कोठरी, वो देह का व्यापार जो उसकी मतलब कि उसकी जो इतनी कड़वी यादें हैं और कैसे उसमें जो आप देखिए ना कि कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, कि वो कजली जो अपनी माँ के साथ रहती थी, फिर वो कजली जो वेश्यालय जाती है, फिर अगेन उस कजली को ले आया जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे सामने बीड़ी मत पियो, तुम मेरे सामने गालियाँ मत दिया करो। वो कहती है कि मुझे इस तरीके की बातें करने से या सामने आने से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नंगा कर दिया गया है। तो इज़्ज़तदार लोगों के बीच में आने से क्योंकि उसको ये एहसास दिलाया मतलब लगता है कि एहसास होने लगता है कि तुम लोग शरीफ लोग हो और जो मैं हूँ वो मेरी अपनी खुद की क्या हैसियत है। तो जो कहती है कि मुझे बार-बार लगता है कि जैसे मुझे तुम लोगों के बीच में आने से जैसे मुझे नंगा कर दिया गया हो। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें और इतना अ, कोई भी एडिटिंग में आपको बीच में लग सकता है कि एक दृश्य खत्म होता है, जो टेक्निकल चीज़ें हम कहें कि सिनेमा में जो कला और तकनीक का जो खेल है कि वो जाकर जो संप्रेषणीयता है उसकी मतलब आज के समय में मतलब मुझे लगता है कि जब हम सभी एक एक ऐसी तलाश में रहते हैं कि जो वो उस गाने के बोल हैं कि मतलब जो छाँव हो और मतलब कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि बस वो जो फुर्सत के छाँव या क्षण हैं, वो जो क्षण वो तलाश करती है मतलब फ़िल्म देखते हुए भी हमेशा ऐसा लगता रहता है कि ये बहुत गहरी आपको बहुत अपने भीतर तक ले जाती है। बहुत अंदर उतार लेती है जो गैप नहीं दिखाई देता है, ना वक़्त का गैप दिखाई देता है और किस तरीके से इसको जो इसकी बनावट है, जो भी पूरा इस फ़िल्म में तैयार किया गया है। तो बाकी मुझे लगता है कि अब जितेंद्र सर बात करेंगे और फिर अगर कुछ आपके कुछ प्रश्न हैं या आप कुछ कहना चाहें, तो फिर हम जुड़ते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बहुत विरले कलाकार तथा अभिनय करते हैं, उस दृष्टि से संजीव कुमार का जो अभिनय और गुलजार की शायद 1975 में 2 फ़िल्में आई, अच्छी हुँ। फ़िल्में हैं गुलजार की। आँधी आँधी भी हाँ, जी, जी। फ़िल्मों में संजीव कुमार का अ, जो अभिनय है हमें देखने को मिलता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही साहित्य और बहुत चीज़ें की हैं, कविता रूप में आप एकदम कर सकते और मौसम फ़िल्म परिणाम को बेहतरीन तरीके से दिखाती है और नायक आप बोध शायद इस बोध अ, रश्मि आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अगर माइक अगर और म्यूट हो जाए तो आप शायद आपकी आवाज़ आएगी उस तरफ। आप हाँ, नायक का की तरफ अभी आनंद कर उनकी बात नेटवर्क तो इश्यू है। की फ़िल्मों की ये विषय तो जटिलता है उसको बहुत ईमानदारी सामना करने शायद उनकी फ़िल्मों में देखने को मिलती है फिर आधी फ़िल्म देखें और बात कही कि फ़िल्म अपने भीतर और ये किसी प्रकार की कैद नहीं है। गहरे हम बहुत फुर्सत को जो को महसूस बहुत धन्यवाद, आभार इस वक़्त बहुत धन्यवाद। रश्मि आपकी नेटवर्क में कुछ लगता है प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है आपकी बार-बार। सर अभी आवाज़ ठीक है? अब आ रही है ठीक, अब ठीक आ रही है। बीच है कवि आलोचक वास्तव सुंदर सुंदर बिल्कुल मुख है
समाज राष्ट्र समकालीनता उपन्यास की प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस सम्मान आवाज आ नहीं रही है रश्मि। रश्मि आवाज एकदम कट रही है आपकी। या तो वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए, वीडियो ऑफ करके बोल लीजिए। जी जी, आप सभी म्यूट है ना? अभी ठीक है? माइक म्यूट है रश्मि, शायद पीछे से कुछ डिस्टरबेंस है और या तो इंटरनेट का आपका इशू होगा या कुछ और प्रॉब्लम। अभी मैं शुरू करूं? अभी हाँ, कृति सम्मान, बोलिए रश्मि। कृति सम्मान, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी सम्मान से आप सम्मानित हैं। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं, हिंदी साहित्य के आचार्य हैं और मेरे कमरे की अभी लाइट भी चली गई है। आपकी एक कविता है स्मृतियां, उसके एक अंश के साथ सर मैं आपको आमंत्रित करूंगी। बहुत से संबंध और बहुत से मित्र जो छूट गए होते हैं आंकड़ों की गणित में, अचानक किसी दिन सिरहाने खड़े मिलते हैं। बहुत से संबंध और बहुत से मित्र जो छूट गए होते हैं आंकड़ों की गणित में, अचानक किसी दिन सिरहाने खड़े मिलते हैं। कुछ चिट्ठियां निकलती हैं पुराने बक्सों से और बंद पड़ी अलमारियों से, और उनमें लिखी तहरीरें दिखा जाती हैं आईना। बहुत बहुत स्वागत आपके वक्तव्य के लिए, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रश्मि और प्रिय आनंद और अनुराधा जी, रश्मि और जो भी मित्र जुड़े हैं जहां से, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और आनंद जी ने भी और अनुराधा जी ने भी अपने अपने ढंग से बात रखी है। और विमर्श का यही फायदा होता है कि सबका अपना सोचने का ढंग होता है और चीजें वहीं से जुड़ती हैं, वहीं से संबल प्राप्त करती हैं। तो आनंद जी ने अपने ढंग से उसको देखा और अनुराधा जी ने अपने ढंग से देखा। पहले भी मैं इस मंच पर भी गुलजार के फिल्मों पर बोल चुका हूं और मेरा क्या ये सबका ही मानना है कि गुलजार पर बंगाल का बहुत असर है, बंगाल के रूमान का बहुत असर है। प्रेम कहानियों, प्रेम का भी जो एक मध्यकालीन और समकालीन के बीच का कोई द्वैत है, कुछ वैसा प्रेम गुलजार के वहां आता है, जिसमें कुछ मध्यकालीन आकांक्षाएं काम करती हैं और कुछ बिल्कुल समकालीन आकांक्षाएं काम करती हैं। इसलिए उनकी नायिकाओं के वहां आप ये पाएंगे कि उनमें कुछ परंपरागत चीजें होती हैं और कुछ बिल्कुल नई चीजें होती हैं। नई जब मैं कह रहा हूं तो मान लीजिए 1975 है तो 1975 के अनुरूप ही नई चीजें हैं वो। 80 है तो 80 के अनुरूप ही नई चीजें हैं, हम उसमें 2022 नहीं ढूंढ सकते, वो पीछे का मामला है। तो यह फिल्म है, चाहे आंधी है या उनकी कोई भी फिल्म आप देखिएगा, एक आध माचिस जैसी फिल्मों को छोड़िएगा, हालांकि वहां पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। स्मृति जो है उनके वहां एक टेक्निक है वो। स्मृति के बिना गुलजार के वहां मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो पाता। उनकी सारी फिल्में लगभग आप उठाइएगा तो कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि स्मृति है उसमें, थोड़ा सा वर्तमान, थोड़ा सा अतीत। इसलिए मैं कह रहा था कि वो परंपरा का भी एक गहरा आकर्षण उनके वहां है, परंपरा से विद्रोह की भी एक ध्वनि उनके वहां मिलती है, लेकिन एकदम किसी क्रांतिकारी स्वरूप की अगर आकांक्षा करेंगे गुलजार के वहां तो वो नहीं मिलता है। और शायद यह जो भारतीय मध्य वर्ग है उसके जीवन में भी ये अनुपस्थित है। तो गुलजार लब्बो लुबाब अगर कहिएगा तो वो जो मध्यवर्गीय जीवन है, थोड़ा सा उच्च मध्यवर्गीय भी, ये उसी के लिए फिल्में गढ़ते और बनाते रहे। ठीक है, उनके नायक नायिकाएं उच्च वर्गीय भी हो जाएं अगर, तो भी उनका जो पूरा वृतांत है वो उनके मतलब एक तरह से चिंतन के केंद्र में मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग रहा है। वो इन्हीं के लिए फिल्म, इसलिए गुलजार की फिल्में आप देखेंगे कि कई बार
जो लोग निम्नवर्गीय जीवन जी रहे होते हैं, संघर्ष में जी रहे होते हैं, उन्हें बहुत आकर्षित नहीं करती। ये अकारण नहीं है कि गुलजार जब प्रेमचंद की कहानियों पर फिल्म बनाते हैं या उपन्यासों पर, तो असफल हो जाते हैं। वो नहीं पकड़ पाते। वो यथार्थ की जो कह सकते हैं जो कठोरता है, वो उसको अभिव्यक्त करने में असफल होते हैं, नहीं कर पाते। जब उन्होंने गोदान पर फिल्म बनाई, आप लोगों में से देखी होगी, जो लोग भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी गुलजार एक ऐसे फिल्मकार जरूर हैं जो प्रेम की जो हमारी एक बनी बनाई अवधारणा है, उसके साथ आते हैं, जिसमें थोड़ी रूमानियत है, थोड़ी स्मृति है, थोड़ी आकांक्षाएं हैं, थोड़ा विद्रोह है, थोड़ा पश्चाताप है। ये तमाम चीजें मिल करके गुलजार के वहाँ प्रेम का जो रसायन है वो उसको तैयार करती हैं। वो इस फिल्म में भी है। ये फिल्म जो है पीछे अंग्रेजी उपन्यास का प्रभाव होगा, लेकिन कमलेश्वर ने आगामी अतीत नाम से जो लिखा था, ये उस मूल रूप से ये उस पर केंद्रित फिल्म है। और इसलिए तीन लोगों की पटकथाएं हैं इसमें। भूषण बनमाली हैं, गुलजार स्वयं हैं, और कमलेश्वर भी हैं इसमें। तो कमलेश्वर के साथ गुलजार ने दो तीन फिल्में संभवतः की थी, बनाई थी। उस समय कमलेश्वर बड़े सफल पटकथा लेखक थे हिंदी सिनेमा के, हिंदी की दुनिया के। तो वैसे ये फिल्म उम्र में मुझसे थोड़ी सी ही छोटी है, लगभग जहां तक कि हम लोगों की यात्रा है उससे बस थोड़ी सी छोटी है ये फिल्म। तो बड़ा लंबा वक्त बीत गया है, बहुत सारी चीजें हैं। अ, गुलजार अपनी हर फिल्म में जीवन मूल्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो सारे जीवन मूल्य जो हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो मध्यवर्गीय जीवन मूल्य होते हैं, जहां पर थोड़ी सी नैतिकता काम कर रही होती है, बहुत मतलब थोड़ी पारिवारिकता काम कर रही होती है, कुछ सपने काम कर रहे होते हैं। तो ये भी वो कोशिश करती है। एक बात और भी है कि ये वो आंधी नाम के फिल्म हो, वो ये क्या कहते हैं, ये जो मौसम नाम के फिल्म हो, ये आजादी के बाद भले ही मोहभंग का एक पूरा दौर आ गया हो 30 एक साल में, 25 साल में, 30 साल में, लेकिन फिर भी आजादी की कोख से जो सदिच्छाएं जिन सदिच्छाओं ने जन्म लिया था, जिस भावुकता ने जन्म लिया था एक बेहतर समाज बनाने का, वो आ, मौसम या आंधी जैसी फिल्मों तक गुलजार में जीवित हैं। वो अकारण नहीं है कि माचिस जैसी फिल्म भी बना लेते हैं। तो गुलजार जैसे लोगों के बीच आजादी के भीतर से जो पैदा थोड़ा सा आकर्षण है, एक बेहतर समाज का, स्त्री पुरुष संबंध का भी, एक बेहतर स्त्री पुरुष संबंध का भी, थोड़े खुलेपन का भी, वो सब गुलजार के वहां आपको दिखाई देगा, वो इस फिल्म में भी दिखाई देगा। और वो है ठीक है कि इसमें दार्जिलिंग बहुत नहीं दिखता, लेकिन है दार्जिलिंग। आनंद जी कह रहे थे बर्फी जैसा दार्जिलिंग आपको इसमें नहीं दिखेगा। एक ट्रेन दिखेगी छोटी वाली जो चलती है, टॉय ट्रेन, आरंभिक दृश्यों में है जिसमें जा रहा है ये। लेकिन आपको उस तरह से पुल या वो बहुत सारे चीजें ने सिलीगुड़ी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। तो छोटे छोटे गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, सारी चीजें। इस अर्थ में ये कोई बहुत भटकाव वाली फिल्म नहीं है। लोकेशन के अर्थ में भी बहुत, 3 4 लोकेशन में फिल्म पूरी हो गई है। 3 4 लोकेशन है, फिल्म पूरी हो गई है। और एक चीज और भी है गुलजार के वहां, जो इस फिल्म में भी है, कि वहां दैहिक और आत्मिक आकर्षण दोनों एक साथ चलते हैं। ये ठीक है कि यहाँ पर चूंकि बेटी का प्रसंग है, आ, हालांकि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो उस जो लड़की है कजदी, वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन और उसके साथ नहीं है, लेकिन वो अपनी उनकी फिल्मों के वहां में जाएंगे आप, तो बहुत खराब ढंग से आकर्षण नहीं मिलेगा आपको, लेकिन देह की अनुपस्थिति नहीं रहती है गुलजार की प्रेम कहानियों में। वो उपस्थित है, उसके साथ एक आत्मिक जो कह सकते हैं कि प्रभाव है, वो भी उनके वहां रहता है। इन दोनों के साथ मिल करके वो ले जाते हैं। भावुकता का इस्तेमाल वो करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए भी 2 4 जगह तो आंसू निकल ही आते हैं। अगर आपके भीतर थोड़ी सी भावुकता हो, थोड़ी सी मनुष्यता हो, तो 2 4 जगह तो इस फिल्म में भी हैं कि आपके आंसू अपने आप निकल आते हैं, आप विकल होते हैं। और संजीव कुमार जैसा सिद्ध अभिनेता है इस फिल्म में, सिद्ध अभिनेता, मतलब
कब कैसा एक्सप्रेशन देना है, कब क्या करना है, कैसे। संजीव कुमार इस मामले में तो बेमिसाल व्यक्ति थे। शर्मिला स्वयं बहुत सक्षम अभिनेत्री रही हैं, और बंगाल की पृष्ठभूमि का मामला है, सब कुछ है, वो स्वयं बंगाली समाज से आती हैं, तो वो सारी चीजें तो हैं। मैं उसको लेकर के नहीं आना चाहता। गीत भी जो हैं वो इनकी पटकथा का हिस्सा रहे हैं। आनंद उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर रहे थे। मिर्जा गालिब का मिसरा उठा करके उन्होंने लिखा है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये अ, मिर्जा गालिब के वहां से उठा करके गीत को डेवलप किया, गुलजार ने अपने ढंग से डेवलप किया है। दरअसल इसमें जो है ना, वो देखेंगे तो ये गीत तब चल रहा है जब वो वापस दार्जिलिंग जा रहा है छुट्टी मनाने के लिए। छुट्टी तो वो और कहता है कि इस बीच हमको कुछ नहीं करना है। और दरअसल वो दार्जिलिंग जो है वो चंदा को ढूंढने भी नहीं गया है। वो वहां पर 15 दिन 20 दिन का अवकाश लेकर के कहता है कि यहाँ कोई दवा नहीं, कोई व्यापार की बात नहीं करनी, तो जाता है। तो दरअसल वो उसकी पृष्ठभूमि में कहीं है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और फिर अगला है, बैठे रहे तसब्बुरे जाना किए हुए। तो वो तसब्बुरे जाना तो फिर आ ही गया, पूरे फिल्म ही फिर तसब्बुरे जाना ही है। हाँ, वो प्रिया की स्मृति में ही तो पूरी फिल्म चली गई आगे की तरफ। आगे जो अगला मिसरा है, बस बैठे रहे तसब्बुरे जाना किए हुए। और फिर वो पूरा प्रकृति दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। और ठीक कह रहे थे वो कि ये गाना तो आ, सबके कंठ में बसा हुआ गीत है। जो लोग भी थोड़ी रूमानियत रखते हैं, या जिनमें भी थोड़ा प्रेम का पुराना संस्कार है, उनको ये गीत आकर्षित करता है। आ, बहुत दैहिक आकर्षण वाले प्रेम में तो शायद ये गीत काम का नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं मतलब आत्मिक भाव हो तो ये रहता है। जो दूसरा एक और गीत है, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, वो गीत जहाँ फिल्माया गया है, वहाँ उस नायिका के पूरे अंतर्द्वंद को जो है वहाँ उभारता है। वो मतलब उसको एक तरह से मतलब जो चीज पटकथा में नहीं कही जा सकी है, जो चीज किसी संवाद में नहीं कही जा सकी है, वो आगे और पीछे के बीच का जो एक द्वंद्व है, पूरा का पूरा जो आ, उसके भीतर वो संघर्ष कर रही है, वो उसको लेकर के गुलजार आते हैं, कोशिश करते हैं, और वहां सफल भी हो। बीच के जो दो गाने हैं वो उसी ढंग के हैं, छड़ी रे छड़ी या वो बलम वाले जो गाने हैं, चूंकि गुलजार ने लिखे हैं तो थोड़े अच्छी भाषा में हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन वो सामान्य गीत हैं जिनका कोई मतलब जिसमें कोई गुलजार की उपस्थिति आप नहीं देखेंगे। लेकिन तसब्बुरे जाना में और रुके रुके से कदम में लगता है कि ये गुलजार के गीत हैं। और गुलजार के गीतों की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, कि आप ठीक अनुमान नहीं लगा सकते कि अगली पंक्ति में वो क्या कहेंगे। सामान्य तुकबंदियों से अलग गीत लिखते रहे हैं गुलजार। सामान्य तुकबंदी की मतलब हिया के बाद जिया और आएगा और इस तरह से नहीं, वो चीजों को कई बार इसीलिए उनके वहाँ बहर टूट जाता रहा है, छंद टूटता रहा है उनके फिल्मी गीतों में। जो सामान्य छंद विधान है गजलों का या फिल्मी गीतों का, वो छंद विधान टूटता रहा है गुलजार के वहाँ। मुक्त छंद में मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो पूरा मुक्त छंद में लिखा गया है एक तरह से। आप देखेंगे तो एक बनाते हैं, तो ये चीज उनके वहाँ रही है। अ, जो भावुकता की बात मैं कह रहा था और जो सदिच्छा की बात मैं कह रहा था, वो सिर्फ अमीर हो चुके उस गिल में ही नहीं है, क्या अमरनाथ गिल में ही नहीं है। जो वेश्यालय की मालकिन है उसके भीतर भी है। वो पैसे के लिए सारा काम करती है, लेकिन अंत में कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो हम लोगों ने बहुत पहले फिल्म देखी है, अ, अ, आप सबने देखी है वो फिल्म पाकीज़ा की, वो हजारों साल क्या है नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब तो कहीं ना कहीं ये भाव वहां पर भी वहां दृष्टिगत होता है। एक और अच्छी चीज है कि ये आजादी के बाद की समीक्षा इस रूप में भी देखती है कि हम उमराव जान अदा से परिचित हैं, जो एक लिटरेरी टेक्स्ट पर बनी फिल्म है। वहां पर वो अपने घर पहुंचती है जब फैजाबाद में, तो वहां भाई अस्वीकार कर देता है, वो बहन नहीं मानता, कहता है लखनऊ की गाने वाली है। यहाँ पर ये चीज नहीं है। ये उसके उस जगह में जाता है, उसका सब कुछ देखता है, फिर भी कहता है कि बेटी हमारे पास पीछे का कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने की जो कुछ भी है वो सब आगे बढ़ने का ही मामला है, निकलने का है। यानी कि स्त्री को एक नए ढंग से देखने की कोशिश, देह से परे। एक संवाद भी है कि देह से आगे तुम कुछ नहीं सोचती हो।
हालांकि वो क्रोध में कहता है, वो बात क्रोध में कहता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ देह के बारे में सोचती है, वो वहां अलग तरह का लेकिन इसको अगर आप अलग से सूत्र की तरह निकालेंगे तो यह है कि यह फिल्म स्त्री को देह से परे देखती है। उसकी मतलब देह है, वो देह तो है ही, उसके बिना तो जाहिर है कि स्त्री के साथ सारी चीजें, सारे विमर्श जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उससे परे भी उसकी उपस्थिति को रेखांकित करती है। एक नए भविष्य की तलाश की जा सकती है तमाम संघर्षों, तमाम कठिनाइयों से निकल करके भी। और ये जो प्रेम कहानी का पूरा ट्रिक है, ये जो सारी चीजें हैं, डाक बंगला, सारी चीजें, ये हमारी पुरानी फिल्मों में भी होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं निकाली थी गुलजार ने। छोटे कस्बे में गया और प्रेम हो गया, कश्मीर पर बनी तमाम फिल्मों के साथ यही कथा रही है, और छूट जाना, सब कुछ कर जाना। और एक जो है कि वो चंदा नहीं गई कलकत्ता, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ठीक ठीक उसको पता नहीं मालूम कि ये कलकत्ता में कहाँ है, कैसा है। कलकत्ता बड़ा शहर है ना, दार्जिलिंग वालों के लिए तो बहुत बड़ा शहर है, और पूरे देश के लिए आजादी से पहले वो सबसे बड़ा बाजार था। चिठिया न बैरी, पैसवा न बैरी, सब भोजपुरी इलाके में लोग गाते रहते थे कि उधर कलकत्ता गए। त्रिलोचन शास्त्री ने तो कविता ही लिखी है, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो सारी चीजें हैं, तो ये सब है नहीं जाती। दूसरा एक, अगर यहाँ आप शुक्ल जी को याद करें, हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो प्रेम का भी अपना एक स्वाभिमान होता है, जो वादा करके गया है वही आए। प्रेम का भी तो एक स्वाभिमान होता है। ठीक है, कहाँ जाती हैं गोपियां, नहीं जाती, मथुरा कितनी दूर है, लेकिन नहीं जाती गोपियां। तो ये मान लेना कि चंदा ही क्यों नहीं गई, क्योंकि एक भय तो काम करता है ना, कि जो व्यक्ति गया है और नहीं लौटा, वो किस रूप में स्वीकार करेगा जीवन। और एक बेहतर उम्मीद, एक विश्वास कि वो आएगा, ना आया वो एक अलग चीज है, या जब आया तब बहुत सारी चीजें बीत गई हैं, वो खुद नहीं रह गई है। और एक चीज की, यह जो हमारा पूरा हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो हमारी पूरी सामाजिक संरचना है, अंततः मतलब मैंने कहा ना कि देह और उससे बाहर निकलने का द्वंद्व है। वो चाचा है, सब लोग हैं, अंततः उसको देह में बदल देते हैं। लेकिन संजीव कुमार उससे बाहर निकालने का, संजीव कुमार का जो चरित्र है, वो उससे एक बाहर निकालने की कोशिश करता है, फिर अपने प्रायश्चित में ही करता है, वो उसको एक बेहतर जीवन देने के लिए करता है। लेकिन करता है, हमें लगता है कि कोई भी कलाकृति, कोई भी कला का माध्यम अंततः उम्मीद की ऐसी ही किरणों के लिए याद किया जाना चाहिए। देखिए, यथार्थ तो कोई भी दिखा लेता है, यथार्थ की वो बिक गई बाजार में, ये यथार्थ है। ये कोई इसमें आप कोई बड़ी क्रांति नहीं करेंगे बता करके। प्रश्न यह है कि क्या कोई उम्मीद का सूत है जिसको पकड़ करके कहीं बाहर निकला जा सकता है। हम कलाकृतियों से उम्मीद करते हैं, और आजादी के तुरंत बाद के जो 25-30 वर्ष थे, 40 वर्ष थे, 80 के बाद चीजें ज्यादा विकृत हो गई, 80 के बाद चीजें ज्यादा बदल गई बुरे। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं ये चीजें चली। देखिए, राजनीति में भी उठापटक हुई, संपूर्ण क्रांति का एक नारा आया, सब कुछ, यानी कि इंदिरा जी से आप सहमत हो असहमत हो, जयप्रकाश नारायण से सहमत हो असहमत हो, जो कुछ भी हो, वो उसका अपना, अपनी असफलता 77 के बाद की वो एक अपनी जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं ये द्वंद्व चल रहा था आजादी की कोख से जन्मे सपनों का, कि स्त्री पुरुष की समानता होगी, जेंडर के आधार पे कोई शोषण नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पे कोई शोषण नहीं, और प्रेम का भी कोई एक नया स्वरूप होगा, जहां एक दूसरे को ठीक ढंग से स्वीकार किया जाए। दूसरी चीज, सहजता बहुत है। आरंभिक दृश्यों में ही देखिए, जब वो मिलती है, वो उसके पास पहुंचता है, छड़ी वगैरह का जो पूरा प्रसंग है आप देखिए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मासूमियत है। और मैं बताऊं आनंद जी और राधा, कि मैं तो स्वयं इसका, मैं करीब 25 साल पहले जब तब उत्तर प्रदेश ही होता था, उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में प्राध्यापक था गवर्नमेंट कॉलेज में, मैंने कभी अपने घर में ताला नहीं बंद किया। मैं पिथौरागढ़ के पास धारचूला बलुआकोट में था, कभी मैंने अपने घर में ताला बंद नहीं किया, ऐसे ही खुला रहता था, सारी चीजें पड़ी रहती थी, कैश भी रहता था, सब कुछ कभी नहीं बंद किया। तो ये तो और भी पुरानी बात हो गई। तो एक निश्चलता तो पहाड़ी जीवन में थी, एक निश्चलता तो पहाड़ी जीवन में थी, अब वो नहीं रही। कुछ मैदानी लोगों के संपर्क के नाते, कुछ ये जो अब तो पूरी दुनिया एक जैसी हो गई है भूमंडलीकरण के बाद, हर घर में हर चीज खुराफात, सारी चीजें सब पहुंच गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उसको पकड़ती है, और अंततः यह प्रेम की ही फिल्म है, अंततः यह प्रेम की ही फिल्म है। उस प्रेम को आप चाहे जितनी परिभाषाओं में बांट लें, चाहे जितने रूपों में देख लें, और अब भी हम लोगों को ऐसे नायकों की जरूरत है जो
सामूहिक विद्रोह भले ही न कर पाए, एकल विद्रोह भी करें। हालांकि एकल विद्रोह अक्सर जो है वो पूंजीवादियों के काम आता है। एकल विद्रोह का कोई भविष्य नहीं होता है। जब भी विद्रोह होता है वो सामूहिक विद्रोह का ही होता है। एकल विद्रोह कुछ दूर तक जाता है, एक नायकत्व देता है, फिर वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही में विलीन हो जाता है, चीजें उसमें चली जाती। फिर भी एक उम्मीद ये फिल्म देती है। अच्छी फिल्म है, आपको बांधे रखती है। कहीं भी फिल्म की पटकथा में कोई कमजोरी नहीं है। फिल्मांकन, अब एक चीज जरूर है, जो नई पीढ़ी के लोग अगर कहीं सुन रहे हो तो इस फिल्म को देख जरूर लीजिए। घिसने लगी है फिल्म, तमाम जगह अब इसके प्रिंट भी उपलब्ध नहीं है। घिसने लगी है, तो इस फिल्म को गुलजार साहब अभी जीवित हैं, इन लोगों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। समानांतर आंदोलन के दौर की बहुत सारी फिल्में अब उपलब्ध ही नहीं रह गई हैं, खत्म हो गई उनके प्रिंट, तो देख लेना चाहिए। तो आ, एक इस पूरी फिल्म को एक अच्छी प्रेम कविता की तरह देखने की जरूरत है। यह एक प्रेम कविता है। इससे अधिक आप इससे मांग ना करें, इससे कम की भी मांग ना करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज स्पष्ट है? मोतिहारी में अभी काली आंधी आई है, लाइट भी चली गई है, तो इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही क्योंकि भूत जैसा दिखेगा। तो सर, आपने बहुत सी बातें कही हैं, मैंने मोबाइल का टॉर्च जला करके जल्दी जल्दी नोट किया है, वो सब मैं पहले पढ़ देती हूँ। आपने कहा कि बंगाल के रुमान का असर गुलजार पर है। गुलजार की फिल्मों में स्मृति प्रधान है। गुलजार अपनी फिल्मों में जीवन मूल्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। यथार्थ का चित्रण करते हुए उम्मीद की किरण दिखाना कला की सबसे बड़ी विशेषता है। और आपने कहा कि अंततः यह प्रेम की फिल्म है और यह फिल्म एक उम्मीद देती है। आपका पूरा, आपके इस पूरे व्याख्यान को सुनते हुए मैंने अपने आसपास आंधी महसूस की है और मुझे लगा कि शायद इस फिल्म पर बात करना और मुकम्मल हो गया, क्योंकि मौसम भी खराब है, काली आंधी भी आ गई है और बात जहां पर जाकर अपने उन्वान तक पहुंची है, मुझे गुलजार साहब का ही एक शेर याद आ रहा है कि खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी है, खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हो तन्हाई भी, एक पुराना मौसम लौटा याद भरी पुरवाई भी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कस्तूरी मंच आभारी है डॉक्टर आनंद पांडे जी के प्रति, अनुराधा गुप्ता जी के प्रति और कवि आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के प्रति कि आप सभी ने अपने वक्तव्य से, अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा को सार्थक बनाया। और मैं एक और उम्मीद जोड़ देती हूँ कि ये मौसम बदलने से पहले दोबारा किसी और फिल्म पर आपको सुनने का हमें अवसर मिले, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ पोस्टर में रंग भरने के लिए सर्वजीत जी और कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए विशाल पांडे जी का। और सर, अब आपकी अनुमति से मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया रश्मि, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सो मच। इस बहाने बहुत दिनों बाद आनंद दिखे मुझे। आज जितेंद्र सर